हेलो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करेंगे नया चैप्टर जो चल रहा था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसी का सेकंड यानी कि लास्ट पार्ट। तो पिछले बार मैंने आपको बताया था कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और जो खाना हमने खाया होता है वो फूड एक्ट लाइक अ फ्यूल, वो खाना ईंधन की तरह काम करता है और उस खाने को ये ऑक्सीजन बर्न करती है, जला देती है, ऑक्सीडाइज करती है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है और अपने डेली के काम कर पाते हैं। तो पिछली बार हम लोगों ने बात की थी कि रेस्पिरेशन नॉस्ट्रल से, नाक के छेद से स्टार्ट होता है और नॉस्ट्रल्स में जो हेयर्स होते हैं वो ट्रैप कर लेते हैं सारी डस्ट पार्टिकल्स को और बैक्टीरिया जर्म्स को, और उसमें एक चिपचिपा सिक्रीशन होता है, स्लाइमी सिक्रीशन में, उसको बोलते हैं म्यूकस, वो भी ट्रैप करता है डस्ट पार्टिकल्स को और फिर क्लीन एयर को अंदर भेजा जाता है ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप में फेरिंग्स के थ्रू। और मैंने आपको बताया था कि जो ट्रैकिया है उसमें जाने से पहले टेम्परेचर को भी मेंटेन किया जाता है ताकि एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की एयर जो है ऑक्सीजन उसे इनहेल किया जा सके। फिर वो आगे चल के विंड पाइप ट्रैकिया के दो ब्रांचेस जाती हैं, ब्रोंकस, और ट्रैकिया कभी कोलैप्स नहीं करती, कभी नहीं सिकुड़ती, क्योंकि उसमें शी शेप की कार्टिलेजनस रिंग्स होती हैं, बोनी रिंग्स होती हैं सॉफ्ट बोन की, जिसकी वजह से ये कभी भी सिकुड़ती नहीं है, अदरवाइज़ ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से डेथ हो सकती है। ब्रोंकस जो दो ब्रांचेस हो जाती हैं उनकी फर्दर फिर कई ब्रांचेस हो जाती हैं दोनों साइड में, लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में, जिन्हें हम बोलते हैं ब्रांक्यूल्स। फिर ब्रांक्यूल्स जो हैं वो आगे चल के वेरी फाइन निडल लाइक बैलून लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिनका नाम होता है एल्विलाई। एल्विलाई जो हैं वो यूनिट है लंग्स की, और बहुत सारे बैलून लाइक एल्विलाई जो हैं वो मिलकर लंग्स बनाते हैं। राइट और लेफ़्ट दोनों लंग्स होते हैं, उसमें एक में 2 लोब होते हैं, एक में 3 लोब होते हैं, क्योंकि लेफ़्ट साइड में हार्ट लोकेटेड होता है, इसलिए वहाँ पे 2 ही लोब होते हैं, 2 ही चैम्बर होते हैं लंग्स में। और लंग्स में डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस हो जाता है क्योंकि एल्विलाई बहुत ही फाइन नेडल लाइक होते हैं, यहीं पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, O2 ले ली जाती है और CO2 जो है उसे छोड़ दिया जाता है, क्योंकि यहाँ तक तो ब्रीदिंग हो गई फिजिकल प्रोसेस। उसके बाद जब वो ब्लड में मिक्स हो जाएगा लंग्स के थ्रू RBCs में, तब वो रेस्पिरेशन होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन गई है वो हमारे RBCs में एक रेड कलर का पिगमेंट होता है रेड ब्लड सेल्स में, जिसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीम मीन्स आयरन, ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन, जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और फिर ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड में घूमती है, और जहाँ जहाँ फूड को बर्न करना होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई देनी होती है, वहाँ पर ये ऑक्सीजन दे दी जाती है और एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। और बदले में वेस्ट प्रोडक्ट में भी निकलती है CO2 और अमीनो एसिड्स। तो CO2 और अमीनो एसिड्स मिलकर अब हीमोग्लोबिन क्योंकि खाली हो गया है तो अब उसके साथ मिलके बना देते हैं कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और उधर कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन जो है वो घूमते घूमते फिर CO2 को बाहर निकाल देता है, और उसमें जो अमीनो एसिड्स हैं वो यूरिया बनाकर किडनी में जाके यूरिन फॉर्मेशन कर लेते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हमारी RBCs हैं वो बाइकॉन्केव डिश लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो उसके बाद आज जो हम इसमें लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, कि किस तरीके से ऑक्सीजन को ही इनहेल किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कैसे किया जाता है। तो चलिए पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स की अभी बात की थी, दोबारा देख लेते हैं। इन ह्यूमन बींग्स रेस्पिरेशन इज कैरिड आउट इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स सच एज नोज, फेरिंग्स, नोज़ के पीछे का हिस्सा, फिर लैरिंग्स यानी कि साउंड बॉक्स, इसे एडोमेम्पल्स भी कहते हैं, जिस पे वाइब्रेशन होने से साउंड प्रोड्यूस होती है, गले में टॉन्सिल के पास लोकेटेड होता है। उसके पाइप को बोलते हैं ट्रैकिया यानी विंड पाइप। फिर उससे 2 ब्रांचेस होती हैं, ब्रोंकस, और उसकी फर्दर ब्रांचेस होती हैं जो ब्रोंक्यूल्स, फिर वो एल्विलाई बना लेती हैं, लंग्स बना लेती हैं। दीज ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व इन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग। नोज़, द नोज़ कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स, नाक में 2 छेद होते हैं नॉस्ट्रल्स के नाम से। द 2 नॉस्ट्रल्स ओपन इनटू द नेज़ल कैविटी, ये जो छेद खुलते हैं वो अंदर नाक की कैविटी यानी नेज़ल कैविटी में खुलते हैं। द नेज़ल कैविटी इज लाइंड विद हेयर एंड म्यूकस लेयर। द म्यूकस लेयर सिक्रीट्स अ स्टिकी फ्लूइड कॉल्ड म्यूकस। द हेयर एंड द म्यूकस ट्रैप डस्ट पार्टिकल एंड germs, thus preventing them from encircling the air passage.
एयर ऑल्सो बिकम्स वार्म एंड मॉइस्ट एज इट एंटर्स द नेजल कैविटी। तो इस तरीके से एयर जो है वो अंदर एंटर करती है। फेरिंग्स एंड लैरिंग्स को फिर से देख लेते हैं क्या होते हैं। द फेरिंग्स इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। द फेरिंग्स लीड टू द लैरिंग्स। It is a rectangular chamber. There are fold of ligaments called vocal cords in the larynx. तो larynx में vocal cords होते हैं. As the air passes over the cords, they vibrate and produce sound. तो vocal cords से sound produce होती है vibration के through. The larynx is also called voice box. larynx को voice box भी कहते हैं. हमारी फूड पाइप को और विंड पाइप को बंद करने का एक ही दरवाज़ा है जो पीछे आपको दिखाई देता है मुंह खोलने पे, उसे हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो फूड पाइप को बंद करता है या फिर विंड पाइप को। इसीलिए खाते समय नहीं बोलना चाहिए क्योंकि दरवाज़ा एक ही है, कभी इस साइड बंद होता है कभी उस साइड। अगर हम खाते समय बोलेंगे तो खाना जो है वो विंड पाइप में जा सकता है, जिससे कि हमें ब्रीदिंग में सफोकेशन या प्रॉब्लम ज़्यादा भी हो सकती है, इवन डेथ भी हो सकती है अगर रास्ता फूड पाइप के खाने का ब्लॉक कर दे विंड पाइप को। तो चलिए ट्रैकिया की बात करते हैं, विंड पाइप की। ट्रैकिया इज़ ऑल्सो नोन एज विंड पाइप। द लैरिंग्स लीड्स, अब आगे चल के लैरिंग्स ट्रैकिया बनाता है। द लैरिंग्स लीड्स इनटू द ट्रैकिया और द विंड पाइप। द ट्रैकिया इज़ अ मस्कुलर ट्यूब. There are she-shaped cartilaginous rings on the trachea to prevent its collapse. The opening of the windpipe is guarded by a flap called epiglottis at the time of swallowing of food. The epiglottis closes the opening and prevents the food from encircling the windpipe. The trachea divided into two branches in the chest region. अब इसकी दो branches हो जाती हैं ब्रोंकाई. The two branches of the trachea are known as bronchi, जिसकी सिंगुलर फॉर्म को हम ब्रोंकस कहते हैं. Each bronchus enter the lungs on its respective side and divided into smaller branches called bronchioles. और फिर bronchioles आगे चलकर मैंने आपको बता दिया एक फाइन बैलून लाइक निडल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे हम कहते हैं एल्वेलाई. और इन्हीं एल्वेलाई की वजह से लंग्स स्पॉन्जी होते हैं और लंग्स की कवरिंग मैंने आपको बताई थी प्लूरा कहते हैं. और ये डबल मेम्ब्रेनस है, प्लूरल मेम्ब्रेन, जिनके बीच में एक फ्लूइड भरा होता है और उस फ्लूइड का नाम होता है प्लूरल फ्लूइड. तो कवरिंग इज़ नोन एज प्लूरा. तो अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. जब हम सांस लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं तो दो प्रोसेस होती हैं, एक तो इन्हेलेशन और एक एक्सहेलेशन. तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में समझ लेते हैं कि ब्रीदिंग क्या है. ह्यूमन बीइंग्स में ब्रीदिंग इज़ अ फिजिकल प्रोसेस. इट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम. मैंने आपको बताया था डायफ्राम एक ऐसा डोम शेप स्ट्रक्चर है जो हमारे थोरेसिक यानी चेस्ट कैविटी को हमारे स्टमक यानी एब्डोमेन से सेपरेट करता है. बीच में होता है रिब्स के नीचे मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है. तो ब्रीदिंग इज़ अ फिजिकल प्रोसेस. इट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एंड द रिब्स. द रिब्स जो है वो एक केज बनाते हैं जिसके अंदर हमारे लंग्स सुरक्षित रहते हैं. रिब केज के अंदर हमारी पसलियों के अंदर. द डायफ्राम इज़ अ मस्कुलर शीट बिटवीन द थोरेसिक कैविटी एंड द एब्डोमिनल कैविटी. अब प्रोसेस दो पार्ट में डिवाइडेड है. पहला है इन्हेलेशन और दूसरा है एक्सहेलेशन. तो what is inhalation? When we breathe in, the diaphragm moves downward and the ribs moves upwards and outwards. The volume of the chest cavity increases and the pressure inside is decreases. As a result, air pushes into the lungs. तो जब हम सांस अंदर लेते हैं यानी इन्हेलेशन यानी ब्रीदिंग इन करते हैं तो हमारी जो रिब्स हैं, जो पसलियाँ हैं, इनके बीच में एक मसल होती है, उसे बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स. तो जब हम ब्रीदिंग इन करते हैं तो हमारी इंटरकॉस्टल मसल्स अंदर जाती हैं जो कि रिब्स को आपस में जोड़ रही हैं, इसलिए रिब्स जो है वो बाहर चली जाती हैं. और डोम शेप डायफ्राम जो कि वैसे ऊपर उठा हुआ होता है वो नीचे गिर जाता है, फ्लैट हो जाता है, जिससे हमारी जो चेस्ट कैविटी है, थोरेसिक कैविटी, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और ऑक्सीजन अंदर आ जाती है.
जबकि एक्सहेलेशन में इसका उल्टा होगा। एक्सहेलेशन में रिब्स अंदर की तरफ आ जाएंगी और जिसकी इंटरकॉस्टल मसल्स क्योंकि बाहर जाती हैं और हमारा डोम शेप डायफ्राम ऊपर उठ जाता है, जिससे कि वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है, सरफेस एरिया कम हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है और हम ब्रीद आउट करते हैं यानी एक्सहेल करते हैं और CO2 को हम बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह से ब्रीदिंग की मैकेनिज्म होती है। तो एक्सहेलेशन क्या है? व्हेन वी ब्रीद आउट द डायफ्राम मूव्स अपवर्ड एंड द रिब्स मूव्स डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी डिक्रीजेस, this increase in the pressure inside the chest cavity and the air pushes out of the lungs। तो ये थी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब हम लोग लास्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, यानी कि कुछ डिजीज़ेस जो कि रिलेटेड हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से, उनकी बात कर लेते हैं। तो एक डिज़ीज़ है ब्रोंकाइटिस। Disease bronchitis is a respiratory alignment in which the lining of bronchial tubule becomes swollen and or inflamed। सूजन आ जाती है इसमें। It reduces the ability to breathe, जिससे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। The oxygen supply is reduced, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। And as a result the sick person experiences discomfort, जिससे बीमार व्यक्ति को कंफर्टेबल फील नहीं होता है, बेचैनी होती है। Heavy deposition of mucus टेकन प्लेस इन द एयर पैसेज, एयर पैसेज में बहुत सारा म्यूकस यानी कि कफ डिपॉजिट हो जाता है। कॉज क्या है इसका? कॉजेज, द कॉमनेस्ट कॉजेज ऑफ द ब्रोंकाइटिस आर वायरल इन्फेक्शन ड्यू टू द कोल्ड एंड इरिटेशन सच एज स्मोक एंड डस्ट। स्मोक और डस्ट से और कॉमन कोल्ड वायरस से होता है, उसकी वजह से हो सकता है। सिम्टम क्या है? कॉमन सिम्टम्स आर सोर थ्रोट, कफ, डिपोजिशन ऑफ म्यूकस, ब्लॉक्ड नोज़। तो इसमें कॉमन सिम्टम ये है कि हमारा जो गला उसमें दर्द होता है, कफ होता है और हमारा जो नोज़ है उसमें ब्लॉकेज हो जाता है म्यूकस के डिपोजिशन से। तो प्रिवेंशन, रोकथाम कैसे कर सकते हैं? अवॉइडिंग एक्सपोजर टू इरिटेंट्स, वॉशिंग हैंड फ्रिक्वेंटली एंड टेकिंग द वैक्सीन हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़। तो ज़्यादा हमें पॉलन ग्रेन जैसे चीज़ों के संपर्क में नहीं आना चाहिए, हाथ साफ रखने चाहिए, तो इससे हम बच सकते हैं। दूसरी डिजीज़ है निमोनिया, जिस बच्चों में कहते हैं पसली का चलना। डिजीज़ कैसे होती है? डिजीज़ इन दिस डिजीज़ द एयर सैक ऑफ द लंग्स यानी एयर कैविटी ऑफ द लंग्स बिकम कॉन्गेस्टेड एंड दे आर फिल्ड विद फ्लूइड। दिस रिड्यूसेस द एयर स्पेस इन लंग्स एंड मेक एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिफरेंट। Children and elderly people are most affected by this disease। कॉज क्या है इसका? निमोनिया इज़ एन एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स, ये बैक्टीरिया से होता है। सिम्टम क्या है? मेन सिम्टम आर परसिस्टेंट कफ, चेस्ट पेन एंड हाई फीवर। तो क्या लक्षण है इसमें? हाई फीवर होता है और बुखार आता है तेज, और चेस्ट में पेन होता है और कफ होता है। प्रिवेंशन, रोकथाम कैसे कर सकते हैं? प्रोलॉन्ग सफरिंग फ्रॉम द ऑफन फ्लू ऑफन लीड्स टू निमोनिया, हैंस टेकिंग वैक्सीन अगेंस्ट फ्लू हेल्प टू प्रिवेंटिंग द अकरेंस। तो हमें वैक्सीनेशन के थ्रू इसका इलाज किया जा सकता है ऑफ दिस डिजीज़ एज वेल। वॉशिंग हैंड्स रेगुलरली टू रिमूव द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया एंड स्टेइंग अवे फ्रॉम बैड हैबिट्स एंड सच एज स्मोकिंग हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ दिस डिजीज़। तो स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। और course of antibiotics are directed by a competent doctor helps to curing bacterial pneumonia। तो डॉक्टर की सलाह से एंटीबायोटिक लेनी चाहिए। नेक्स्ट डिजीज़ की बात करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस यूजली अफेक्ट द लंग्स, however at time it also affect the part of the body such as the membrane of brain, lymph glands and bones। This disease spread when an infected person sneezes or cough। तो ये इन्फेक्शस डिजीज़ है जो पर्सन टू पर्सन छींकने थूकने से फैल सकती है, उसके कफ से फैल सकती है, ड्रॉपलेट से, और ये हमारे लंग्स को अफेक्टेड करती है। कभी कभी ये हमारे ब्रेन को, मेम्ब्रेन को और लिम्फ ग्लैंड्स को, जहाँ पे कि कफ बनता है। लिम्फ ग्लैंड्स हमारे अंदर थाइस के पास, सेंटर में और आर्मपिट्स के पास होती हैं। बोन्स में भी कभी इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। और कॉज ये एक इन्फेक्शस डिजीज़ जो बैक्टीरिया से होती है और इससे इन्फेक्शस है, इसलिए जो इसके पेशेंट हैं उनसे प्रिवेंशन करना चाहिए, उनसे बच के
रहना चाहिए, नहीं तो ये हमको भी हो सकती है। तो सिम्टम, कॉमन सिम्टम्स आर प्रेजेंट, कफ, वेट लॉस, चेस्ट पेन, फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट। तो हमें क्या सिम्टम है इसके, अगर होता है टीबी तो कफ हो सकता है, वेट लॉस वजन कम होने लगता है, चेस्ट में पेन होता है, बुखार आता है और भूख नहीं लगती, लॉस ऑफ एपेटाइट। प्रिवेंशन क्या है, कैसे रोक सकते हैं? द डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय लीडिंग अ हेल्दी लाइफ, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, हेल्दी बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, एंड डूइंग एक्सरसाइज रेगुलरली। बैसिलस